डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नीशियम जिंक सिस्टम। ये एक टू कंपोनेंट सिस्टम है जिसमें मैग्नीशियम और जिंक आपस में मिलते हैं और ये मिल के एक कंपाउंड बनाते हैं। क्या कंपाउंड बनाते हैं? ये बनाते हैं MgZn2 कंपाउंड। ठीक है। और इस सिस्टम में ये जो कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड का मेल्ट फॉर्म में, मेल्ट और सॉलिड स्टेट में दोनों में कंपोजिशन सेम रहता है। कंपोजिशन सेम रहता है, यानी अगर आप इसको मेल्ट करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट के अबव भी वही कंपोजिशन और मेल्टिंग पॉइंट के नीचे भी वही कंपोजिशन। इसलिए मैं इसको कहूंगा कि ये कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग सिस्टम है। क्या ये कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग सिस्टम, या मैं कहूंगा कि ये जो MgZn2 है, इसमें कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट मिलता है। हमें क्या मिलता है? कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट। यानी इसमें ये दो मेटल्स मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं और इनका जो इंडिविजुअल मेल्टिंग पॉइंट है वो खत्म हो जाता है। अब नया मेल्टिंग पॉइंट मिलता है जिसपे ये दोनों एक साथ एक कंपाउंड की सूरत में मेल्ट होते हैं, शार्पली मेल्ट होते हैं, एक साथ मेल्ट होते हैं। ठीक है। और मेल्ट होने के बाद में भी ये अपनी कंपोजिशन चेंज नहीं करते, चाहे इनका मेल्ट फॉर्म में आप इनका कंपोजिशन ले लो या फिर इन सॉलिड फॉर्म में इनका कंपोजिशन ले लो, दोनों में इनकी कंपोजिशन सेम रहती है। इसलिए मैं बोलूँगा कि ये जो कंपाउंड है ये कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग सिस्टम है, या मैं कहूँगा कि मैग्नीशियम जिंक सिस्टम में कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट हमें मिल जाता है। बात समझ में आ रही है? शाबाश। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो हम इस चीज़ को फेज डायग्राम से दिखा सकते हैं। किससे दिखा सकते हैं? फेज डायग्राम से। क्या दिखा सकते हैं? कि इसमें कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट मिलता है। याद रखना, कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट का मतलब रहता है वो मेल्टिंग पॉइंट जिसके ऊपर यानी मेल्ट फॉर्म में और जिसके नीचे यानी सॉलिड फॉर्म में कंपोजिशन सेम रहे। और कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग सिस्टम्स वो सिस्टम्स हैं जिनमें दो कंपोनेंट्स आपस में मिलके कोई नया ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जिस कंपाउंड का कंपोजिशन मेल्टिंग पॉइंट के अबव और मेल्टिंग पॉइंट के बिलो सेम रहता है, यानी कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे मैग्नीशियम और जिंक जो है ये आपस में रिएक्ट करके नया कंपाउंड बनाते हैं। तो रिएक्शन यहाँ पे होती है। बात समझ में आ रही है? तभी जाके ये कंपाउंड बनता है। ठीक। हालांकि ये दोनों मेटल्स हैं तो इनका जो कंपाउंड है वो कंपाउंड बन जाता है MgZn2, और इसको मैं बोलूँगा ये कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग सिस्टम है। तो चलो बनाते हैं इसको फेज डायग्राम में और इसको फेज डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिलाऊं, अगर मैं मैग्नीशियम ले लूँ, ये भी सॉलिड है, जिंक ले लूँ, ये भी सॉलिड है, समझ में आना। और इसके बाद में ये बनाएंगे MgZn2, ये भी सॉलिड है। और अगर ये मेल्ट हो गया तो लिक्विड बनेगा। लिक्विड में ये भी रह सकता है, ये भी रह सकता है, ये भी रह सकता है। लिक्विड इनका जो रहता है वो होमोजीनियस रहता है, यानी वन फेज रहता है। मैं बोलूँगा फिर लिक्विड सिस्टम इनका लिक्विड फेज। और उसके बाद में वेपर्स। तो ये चीज़ें हमें मिल जाएंगी डायग्राम में, है ना। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि इसमें कितने फेजेस हैं तो आप क्या बताएंगे? फेजेस आप बताएंगे ये सॉलिड एक फेज, ये सॉलिड दूसरा फेज, ये सॉलिड तीसरा फेज, ये सॉलिड चौथा फेज, सॉरी ये लिक्विड चौथा फेज, और ये वेपर पांचवा फेज। ठीक है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, ये जो ये टू कंपोनेंट सिस्टम है इसमें ये सॉलिड ये लिक्विड, वेपर्स जो रहते हैं इसमें बहुत ही कम रहते हैं। इसमें जो वेपर प्रेशर बनता है वो नेग्लिजिबल बनता है, इसलिए हम वेपर फेज को यहाँ पे कट करते हैं, यानी नेग्लेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे रह जाता है सिर्फ सॉलिड और लिक्विड, तो मैं इसको बोलूँगा ये कंडेंस्ड सिस्टम है। क्या ये कंडेंस्ड सिस्टम? क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ सॉलिड और लिक्विड रह गया। यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम बनेगा वो या तो सॉलिड और सॉलिड के बीच में, या फिर सॉलिड और लिक्विड के बीच में, या फिर लिक्विड और लिक्विड के बीच में, फॉर एग्जांपल। तो मैं बोलूँगा इसको कंडेंस्ड सिस्टम।
और कंडेंसेड सिस्टम्स के लिए जो फेज रूल लगता है, क्या लगता है? फेज रूल। उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं रिड्यूस्ड फेज रूल। क्या कहते हैं? रिड्यूस्ड फेज रूल। रिड्यूस्ड फेज रूल। और वो रिड्यूस्ड फेज रूल क्या है? वो है F इज इक्वल टू C माइनस पी प्लस 1। और नॉर्मल फेज रूल क्या है? F इज इक्वल टू C माइनस पी प्लस 2। रिड्यूस क्या है? F इज इक्वल टू C माइनस पी प्लस 1। यानी इसमें से हमने एक कम कर दिया, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, और वो है प्रेशर वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी प्रेशर को हम इसमें नेग्लेक्ट कर दें। तो फिर क्या रह जाता है यहाँ पे? डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स माइनस नंबर ऑफ फेजेस प्लस 1। ठीक है, हमें पहचानना है कि कौन कौन सा फेज है और कंपोनेंट्स कितने हैं। तो फिलहाल मैं आपको याद दिलाऊं, इसमें कंपोनेंट्स सिर्फ 2 ही हैं, कहीं पे भी ले लो तो इट इज 2 कंपोनेंट सिस्टम। यहां तक तो ठीक है, शाबाश। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि फेज डायग्राम बनाते इसका, तो आप क्या करेंगे? बहुत ही आसान है फेज डायग्राम बनाना। सबसे पहले लेंगे हम मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक। इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे क्या है। ठीक है, चलो बनाते हैं। यहाँ पे ये बनाता हूं मैं टेम्परेचर एक्सीस, राइट। यहाँ पे टेम्परेचर एक्सीस, और यहाँ पे बनाता हूं मैं कंपोजिशन एक्सीस। ठीक, ठीक है ना। यहां पे लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम, और इस साइड में लेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जिंक, या जो मर्जी आपको आए। ठीक, तो मैं लेता हूं यहां पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है ये मैं बताता हूं आपको। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है, एक मिनट, हाँ, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है वो रहता है 650। मैं लिखूंगा 650 डिग्री सेल्सियस, राइट। इस पे टेम्परेचर याद रखना, ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर ज्यादा, नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर कम। और यहां पे लेता हूं मैं जिंक का मेल्टिंग पॉइंट, वो रहता है 420, 420। ठीक है, 420 है ये, 420 डिग्री सेल्सियस। ये किसका है? ये जिंक का है। ठीक, शाबाश। अब देखो, नजर रखना, मैं जब मैग्नीशियम में जिंक डालता हूं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। सही बात है ना, डिक्रीज होगा मेल्टिंग पॉइंट। अगर मैं जिंक में मैग्नीशियम डालता हूं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा, राइट। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। बात समझ में आ रही है? शाबाश। लेकिन जब मैं मैग्नीशियम, जब मैं मैग्नीशियम में जिंक डालता हूं, मैग्नीशियम की बात कर रहा हूं, इसमें जब मैं जिंक डालता हूं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होते जाता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे इसका मेल्टिंग पॉइंट मिनिमम हो जाता है। उसके बाद में जब मैं मैग्नीशियम में जिंक डालता हूं तो जिंक जो है मैग्नीशियम के साथ में मिलके एक नया कंपाउंड बनाता है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। पहले डिक्रीज होता है, लेकिन जब जिंक एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी बढ़ जाता है मैग्नीशियम के साथ में, तो ये इसके साथ में इम्प्योरिटी नहीं बल्कि इसके साथ में मिलके रिएक्ट होके एक नया कंपाउंड बनाता है, और जिस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट उसकी वजह से बढ़ जाता है। इसी तरह से जब मैं जिंक में मैग्नीशियम डालते रहता हूं, पहले ये इम्प्योरिटी की तरह एक्ट करता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। ठीक, लेकिन उसके बाद में जब मैग्नीशियम की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि ये इसके साथ में रिएक्ट करके मैग्नीशियम जिंक कंपाउंड बनाता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने लगता है, वापस बढ़ने लगता है। ठीक है, और ये जब ये कंपाउंड बनता है, जब जहां पे इसकी कंपोजिशन मैक्सिमम हो, कंपोजिशन किसकी? नए कंपाउंड की, तो वहां पे उसका मेल्टिंग पॉइंट
मैक्सिमम हो जाता है। अब मैं समझाता हूं ये कंपाउंड क्या है। ऊपर हमने देखा मैग्नीशियम और जिंक मिलके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड MgZn2। ये कंपाउंड बनना शुरू हो जाता है यहां पे, ठीक। नजर रखो, यहां से लेके यहां तक मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ। किसका डिक्रीज हुआ? मैग्नीशियम का। क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि हमने इसमें जिंक डाला था। जिंक डालने के बाद में यानी इम्प्योरिटी डालने के बाद में इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट आ गया जो था 380 डिग्री सेल्सियस। 380 पे इसका मेल्टिंग पॉइंट मिनिमम हो गया इम्प्योरिटी की वजह से। लेकिन जब मैंने इसमें एक्स्ट्रा जिंक डाला तो इसने एक नया कंपाउंड बनाना शुरू कर दिया, दैट कंपाउंड इज MgZn2। बात समझ में आ रही है? अब MgZn2 बन रहा है। यहां पे MgZn2 मैक्सिमम हो जाएगा इस पॉइंट पे। ध्यान रखना, ये मैं आपसे पूछूंगा इसका कंपोजिशन क्या होगा। इसमें कितने पार्ट्स है मैग्नीशियम? 1 पार्ट। जिंक कितने पार्ट्स है? 2 पार्ट्स। तो इसका मतलब यहां पे 33% Mg होगा और Zn 66% होगा। जब ये कंपोजिशन आएगा 66.66, यहां पे 3.33, 33.33, समझ में आया ना? जब ये कंपोजिशन आएगा, ये पॉइंट आएगा, तो समझ जाना कि MgZn2 मैक्सिमम बन गया। बात समझ में आ रही ना? तो इसका मतलब इस पॉइंट से MgZn2 बनना शुरू हुआ, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिंक था 100% जिंक, इसका मेल्टिंग पॉइंट 420 था। लेकिन मैंने इसमें मैग्नीशियम डालना शुरू कर दिया, तो मैग्नीशियम जो ही डालता गया तो मैग्नीशियम एक्ट करता है एज इम्प्योरिटी, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता जब तक ये यहाँ पे पहुंच जाता मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट पे। उसके बाद में जब मैं एक्स्ट्रा मैग्नीशियम डालता हूं तो अब ये जो मैग्नीशियम है ये एज इम्प्योरिटी नहीं एक्ट करता, बल्कि इसके साथ में रिएक्ट होकर नया कंपाउंड बनाता है। कौन सा कंपाउंड? MgZn2, राइट। ये बनना शुरू हो जाता है, यहां पे पहुंच जाता है और यहां पे इसकी कंपोजिशन मैक्सिमम है। अब बात सुन लेना, बात को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। इस पॉइंट को बोलूंगा मैं यूटैक्टिक पॉइंट। किसके लिए यूटैक्टिक पॉइंट है? ये जिंक और MgZn2 के बीच में है ना, क्योंकि अब ये MgZn2 और जिंक के बीच में यहां पे रिलेशन है। और ये जो है ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है यूटैक्टिक पॉइंट बिटवीन Mg एंड MgZn2। बात समझ में आ रही है? और ये पॉइंट जो है, ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ MgZn2 है, यानी नया कंपाउंड। इसको मैं बोलूंगा ये है कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, राइट। इसको बोलूंगा कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। क्यों बोलूंगा कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट? क्योंकि अब ये नया कंपाउंड बन गया है जो पहले नहीं था। ये कब बन गया? जब हमने मैग्नीशियम और जिंक को आपस में मिलाया, तो ये एक नया मेल्टिंग पॉइंट हमें मिल गया, नया टेम्परेचर मिल गया, जिसको मैं बोलूंगा कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। और यहाँ पे जो MgZn2 का कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है वो है 590 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रही है? और इस कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट पे अगर हम देखेंगे ऊपर, तो यहाँ पे मेल्ट होगा, सिर्फ ये पूरा मेल्ट है, इस लाइन के ऊपर मेल्ट है। और इस लाइन के नीचे सॉलिड और मेल्ट दोनों है, यहां तक। ये जो रेड लाइंस है ना, यहां तक सॉलिड और मेल्ट दोनों होंगे। अब कौन सा सॉलिड होगा कौन सा मेल्ट होगा ये मैं बताऊंगा, लेकिन ये रेड लाइंस के नीचे सिर्फ और सिर्फ सॉलिड होगा। समझ में आना? यहां तक लिक्विड क्यों है, मेल्ट क्यों है मौजूद? क्योंकि लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अब ये हो गया, इसके लिए इसका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ये हो गया, यानी यूटैक्टिक पॉइंट्स जिनको आप बोलते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट जो है ये दो यूटैक्टिक पॉइंट्स के बीच में, एक यूटैक्टिक पॉइंट है बिटवीन मैग्नीशियम और
मैग्नीशियम Zn2 और दूसरा है जिंक और मैग्नीशियम Zn2। ये वाला है 380 डिग्री सेल्सियस पे और ये आता है 347 डिग्री सेल्सियस पे और कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट आता है 590 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये एक हमें ऑब्जर्व भी हो सकता, सपोज हमने मैग्नीशियम में जिंक मिला दिया, पहले डिक्रीज होता है टेम्परेचर, राइट, तो मिनिमम हो जाता 380 पे, फिर जब हमने जिंक और मिला दिया, अब ये इंक्रीज होता है वापस कहाँ तक, 590 तक, फिर हमने फिर जिंक मिला दिया, फिर डिक्रीज होता है यहाँ तक, फिर हमने जिंक और मिला दिया, फिर इंक्रीज होता है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये इंक्रीज डिक्रीज क्यों होता है। एक्चुअली यहाँ पे यूटेक्टिक 2 बनते हैं और एक कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट बनता है। बात समझ में आ रही है? शाबाश। अब इन पॉइंट्स को जो है ना, ये पॉइंट्स को, इनको मैं नाम दूंगा। ये है पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी और ये पॉइंट ई। अगर मैं अब आपसे पूछूं पॉइंट ए बी सी डी ई के ऊपर क्या है, सॉलिड है कि लिक्विड है, तो आप क्या कहेंगे? इसमें सिर्फ और सिर्फ लिक्विड है, क्योंकि ये मेल्टिंग टेम्परेचर्स है, यानी इन टेम्परेचर्स के ऊपर ये चीज़ें जो है मेल्ट हो जाती हैं और ये बनाता है लिक्विड। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? लिक्विड स्टेट, लिक्विड। तो कितने फेजेस हैं? मैं बोलूँगा यहाँ पे सिंगल फेज है। कंपोनेंट्स कितने हैं? 2 है। क्यों? मैग्नीशियम और जिंक। बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं आपसे पूछूं डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, F = C - P + 1 कितना होगा? 1 - 2 + 1 -2 + 2 यानी 0। फेज 1 2 कंपोनेंट, राइट, फेज 1 ही है ना, 2 कंपोनेंट्स हैं और +1 यानी यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है 0। इसमें ये याद रखना। अब यहाँ पे आते हैं, ये जो कर्व है ना ए बी कर्व, इस पे नजर रखो। यहाँ पे क्या है? लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड। यहाँ पे जब आप पहुंचेंगे इस पॉइंट पे, यानी ये जो मेल्टिंग कर्व है, या मैं बोलूंगा इसको फ्रीजिंग कर्व, क्योंकि अब वापस आ रहे हैं। जब मैं इस पे पहुंचूंगा तो ये मैग्नीशियम जो है ये सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉलिड Mg होगा, सॉलिड मैग्नीशियम, ये सेपरेट आउट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट है, यानी ज़्यादा यहाँ पे मैग्नीशियम ही है, मैग्नीशियम की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है वो सेपरेट आउट होना शुरू हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे पहुँचेंगे, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इसकी फ्रीजिंग यानी क्रिस्टलाइजेशन शुरू। यहाँ पे अभी मैग्नीशियम क्रिस्टलाइज हो रहा है, लेकिन साथ में और एक चीज़ है, क्या? ये जो मैग्नीशियम जिंक बाकी जो होगा वो मेल्ट में होगा। तो यहाँ पे सॉलिड मैग्नीशियम प्लस मेल्ट दोनों होंगे। मेल्ट किसका होगा? मैग्नीशियम जिंक का। सॉलिड किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम का। ठीक, अब यहाँ पे जब मैं पहुंचूंगा नीचे इस लाइन, यहाँ पे जो ये पॉइंट जो है इसको मैं बोलूंगा मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट, यानी इसके नीचे अब ये मेल्ट नहीं होगा, यानी इसके नीचे अब सिर्फ और सिर्फ सॉलिड होगा। तो इसके नीचे आपको मिलेगा सॉलिड। कौन सा सॉलिड? सॉलिड Mg प्लस सॉलिड MgZn2, ये वाला, राइट, दोनों सॉलिडिफाई हो जाएंगे। अब इस कर्व पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है? ऊपर लिक्विड। ठीक, यहाँ पे जब पहुंचेंगे तो यहाँ पे कोई चीज़ सॉलिड हो जाएगी। बोलो कौन सी चीज़ सॉलिड होगी? यहाँ पे सॉलिडिफाई होगा MgZn2, क्योंकि अब हम MgZn2 के मेल्टिंग पॉइंट के नीचे जा रहे हैं। ठीक है, MgZn2 हो जाएगा सॉलिड, प्लस मिल जाएगा यहाँ पे लिक्विड। तो 2 फेजेस है यहाँ पे, और ये सब सिलसिला यहाँ तक चलता रहेगा। इस पॉइंट के नीचे सब के सब सॉलिड हो जाएंगे। क्या? सॉलिड मैग्नीशियम, सॉलिड MgZn2, राइट, शाबाश। इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे लिक्विड। यहाँ पे जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पे
सॉलिडिफिकेशन होगी, लेकिन किसकी? शाबाश, MgZn2 की ही यहाँ पे भी सॉलिडिफिकेशन होगी। तो ये बन जाएगा सॉलिड, प्लस रहेगा यहाँ पे लिक्विड, और लिक्विड में मैग्नीशियम और जिंक दोनों रहेंगे, ठीक है। लेकिन सॉलिडिफिकेशन किसकी होगी? MgZn2 की। जब हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, इस पॉइंट यानी नीचे आ जाएंगे, यहाँ इस लाइन के नीचे, ये वो लाइन है जहां पे मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। वो कितना है? 347, यानी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए लिक्विड इज 347 डिग्री। उसके नीचे जब जाओगे तो पूरे का पूरा फ्रीज हो जाएगा। तो आपको मिलेगा सॉलिड MgZn2 प्लस ये जो लिक्विड था, लिक्विड में कौन सा था ज़्यादा? जिंक। तो यहाँ पे मिल जाएगा सॉलिड जिंक, सॉलिड जिंक। बात समझ में आ रही है? शाबाश। इसी तरह से यहाँ पे भी, यहाँ पे लिक्विड 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 लिक्विड, यहाँ पे जब पहुँचेंगे तो यहाँ पे जिंक सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा और बाकी मैग्नीशियम और जिंक लिक्विड स्टेट में रहेंगे। तो यहाँ पे सॉलिड जिंक प्लस लिक्विड रहेगा, ठीक है, और लिक्विड, यानी दो फेजेस। यहाँ पे जब आप पहुंचेंगे नीचे तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? इस पॉइंट के नीचे सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मिलेगा, सॉलिड जिंक और सॉलिड मैग्नीशियम, MgZn2। बात समझ में आ रही है? शाबाश। अब ये हो गया क्लियर यहां तक। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन क्या पूछता हूं? सबसे पहले लेंगे हम पॉइंट ए। पॉइंट ए क्या है? शाबाश, वहां पे होगा जिंक, सॉरी मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट है। ऊपर होगा लिक्विड मैग्नीशियम और सॉलिड मैग्नीशियम, यानी दो चीजें होंगी, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, ठीक। लेकिन जब मैं ये कर्व देखता हूं ए बी, ए तो हमने देखा, अब देखते हैं हम ए से बी तक। ए से बी तक क्या होगा? ए बी कर्व। यहां पे होगा ऊपर लिक्विड, नीचे होगा सॉलिड मैग्नीशियम और साथ में होगा मेल्ट, यानी लिक्विड मैग्नीशियम जिंक मिला के, राइट। तो इसका मतलब ये जो कर्व ए बी है, इस पे हमें दो फेजेस होंगे। फेजेस कितने होंगे? दो। कंपोनेंट्स कितने हैं? दो। कौन कौन सा कंपोनेंट? शाबाश, मैग्नीशियम भी और जिंक भी। फेज कौन कौन सा है? सॉलिड और लिक्विड, राइट। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा फिर? F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 1, शाबाश, 2 माइनस 2 प्लस 1 यानी 1। तो मैं इसको बोलूंगा ये यूनिवेरिएंट है, ये कर्व जो है यूनिवेरिएंट। अब मैं दूसरा कर्व दिखाता हूं आपको, BC कर्व। BC कर्व को देखो, ये वाला B से C, ये वाला कर्व। इस पे ऊपर है लिक्विड, नीचे है सॉलिड MgZn2, राइट, एक फेज, और साथ में लिक्विड। लिक्विड लिक्विड मीन्स एक ही फेज, क्योंकि ये मिसिबल लिक्विड्स हैं। और MgZn2 मीन्स ये सॉलिड है, ये दो अलग फेजेस हैं, है ना। लिक्विड एक फेज, MgZn2 अलग फेज, तो दो फेज। क्लियर? दो फेज। कंपोनेंट्स कितने हैं? दो। कौन कौन सा? मैग्नीशियम और जिंक। तो यहां पे भी दो फेज, दो कंपोनेंट, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? एक, यानी यूनिवेरिएंट होगा ये भी। तो मैं बोलूंगा BC भी ऐसा ही हाल है, ठीक। फिर हम लेंगे CD। CD में भी ऊपर लिक्विड, नीचे लिक्विड सॉलिड, यानी दो फेजेस, और कंपोनेंट्स तो दो ही है। तो यहाँ पे भी CD में भी ऐसा ही हाल है। और DE में क्या देखो, ऊपर लिक्विड और नीचे सॉलिड लिक्विड दोनों, तो इसका मतलब दो ही फेजेस है, एक सॉलिड फेज और दूसरा लिक्विड फेज। ऊपर का लिक्विड और नीचे का लिक्विड, याद रखना ये एक ही फेज बनाएंगे, ये एक ही फेज है, क्योंकि लिक्विड मीन्स ये मिसिबल लिक्विड है यहाँ पे, तो ये सिंगल फेज बनाएंगे। फेज एक लिक्विड का फेज, दूसरा फेज सॉलिड का फेज, ठीक है। तो ये याद रखना, यानी जो ऊपर का लिक्विड नीचे का लिक्विड बोल रहा ना, ये एक्चुअली यही लिक्विड है, लेकिन इसमें से आधा सॉलिडिफाई हो रहा है, लेकिन कुछ सॉलिडिफाई नहीं हो रहा है, यानी कुछ लिक्विड रह रहा है। तो कर्व AB पे दोनों चीजें होंगी, सॉलिड भी, सॉरी कर्व DE पे सॉलिड भी और लिक्विड भी, दोनों चीजें। समझ में आया?
तो दो दो चीज़ें हैं और दो दो कंपोनेंट, यानी दो दो फेजेस, दो दो कंपोनेंट्स, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही होगा, है ना। तो इसका मतलब डी में भी यही हाल है। अब अगर हम एरिया लेंगे, एरिया, जैसे मैं एक एरिया बताता हूँ आपको, ये वाला एरिया है, ये डी के नीचे ये वाला एरिया जो है, इसमें कितने फेज हैं? सॉलिड और लिक्विड दो फेज, यहाँ पे भी सॉलिड और लिक्विड दो फेज, यहाँ पे भी सॉलिड लिक्विड दो फेज, सॉलिड लिक्विड दो फेज। तो अंडर कर्व्स जो है वहाँ पे भी दो फेज, या मैं बोलूँगा एरिया में, एरियाज में भी फेजेस दो हैं, कंपोनेंट्स दो हैं, ठीक है। देयरफॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा एफ होगा, वो होगा 1। सो ये भी यूनिवेरिएंट है। अब मैं लेता हूं पॉइंट्स। कौन कौन सा पॉइंट? पहले लेंगे हम यूटैक्टिक पॉइंट्स। मैं लूंगा पॉइंट बी और डी, पॉइंट बी एंड डी, यानी कौन सा पॉइंट? यूटैक्टिक पॉइंट, यूटैक्टिक पॉइंट। यूटैक्टिक पॉइंट जो है यहाँ पे दो पॉइंट्स बी एंड डी, यहाँ पे आपको एक ही ले लो, आप समझ में आ जाएगी बात। देखो सबसे पहले मैं पॉइंट बी की बात करूंगा। यहाँ पे ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, आपको यहाँ पे सॉलिड MgB मिलेगा, सॉलिड MgZn2 भी मिलेगा, दो चीजें सॉलिड है। तो कितने फेजेस हो गए? दो फेजेस। बात समझ में आ रही है? यानी सॉलिड Mg और सॉलिड MgZn2 कितने मिला के हो गए? दो फेजेस। और दूसरा यहाँ पे लिक्विड भी है, यानी मेल्ट, चाहे फिर मैग्नीशियम का मेल्ट हो, जिंक का मेल्ट हो, MgZn2 का मेल्ट हो, ये सब मिला के एक ही फेज बनाते हैं ना। तो याद रखना यूटैक्टिक पॉइंट पे, इस यूटैक्टिक पॉइंट पे आपको फेजेस मिलेंगे 3, कंपाउंड्स मिलेंगे 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? C - P + 1, है ना, यानी 2 - 3 + 1 होता है 0। सो दीज पॉइंट्स, ये जो यूटैक्टिक पॉइंट है बी वाला, ये मिल गया हमको इनवेरिएंट या नॉन वेरिएंट बोलूंगा मैं, नॉन वेरिएंट, 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस तरह से पॉइंट डी ले लो। पॉइंट डी पे आपको सॉलिड MgZn2 मिलेगा, सॉलिड जिंक मिलेगा, ठीक, और लिक्विड मिलेगा। लिक्विड चाहे जिंक का, मैग्नीशियम का, MgZn2 का हो, सबके सब आपस में मिक्स होके सिंगल फेज बनाते हैं। तो यहाँ पे भी फेजेस 3, कंपोनेंट्स 2 ही हैं, क्योंकि हम ये 2 कंपोनेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं, मैग्नीशियम और जिंक, ठीक। अब आप बोलेंगे अब MgZn2 तो नया कंपोनेंट है। नहीं, ये नया कंपोनेंट नहीं है, ये Mg और Zn2 से ही बनता है, ठीक है। तो हम कंपोनेंट्स क्या लेते हैं? मिनिमम नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज विच कैन डिफाइन द कंपोजिशन ऑफ होल सिस्टम, है ना। तो ये याद रखना। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स भी 2 ही है, फेजेस 3 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा 0। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे जो क्वेश्चन की बात है वो यहाँ पे मिलता हमें, ये पॉइंट सी पे क्या होगा? देखो पॉइंट सी को देखना हमें, इसको देखने की जरूरत है। इसमें हमें एक तरफ से सॉलिड MgZn2 मिलेगा, दूसरी तरफ से भी सॉलिड MgZn2 मिलेगा, है ना। चाहे इस तरफ ले लो या इस तरफ, सॉलिड MgZn2 मिलेगा। और साथ में है लिक्विड, चाहे ऊपर देखो वहां पे भी लिक्विड, नीचे देखो वहां पे भी लिक्विड। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 ही फेजेस हैं, सॉलिड MgZn2 और लिक्विड, और कंपोनेंट्स तो 2 ही हैं, Mg और Zn। तो मैं बोलूंगा पॉइंट सी, जिसको आप कहते हैं कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट जो है वहां पे आपको फेजेस मिलेंगे 2, कंपोनेंट्स भी मिलेंगे 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगा C - P + 1 या 2 - 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगा वहां पे। और बात समझ में आ रही है? तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। अब मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप खुद क्या करना, खुद आप ये जो एरियाज हैं, ये वाली, यानी यूटैक्टिक के बिलो जो लाइन्स है,
इन लाइंस के बिलो आप मुझे आंसर में बताना कि कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही ईजी तरीके से मैंने समझाया। ठीक है, ये है फेज डायग्राम ऑफ मैग्नीशियम जिंक सिस्टम, जो एक कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग सिस्टम है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए बाय।